यहाँ फार्मूला क्या जानते हैं, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर क्या होता है हमारा, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। प्रथम संख्या कितनी है, 26 गुणे 156 है, और एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ का मान हमें निकालना है, एलसीएम हमें दे रखा है, एलसीएम कितना है 156 है, और इधर भी कितना है एचसीएफ। मेरा कॉमन सेंस काम कर रहा है, देखो 156 से सीधे सीधे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये इधर जाएगा भाग में जाएगा, कटेगा, एचसीएफ आएगा कितना 26, कितना आएगा 26। तो इसके हिसाब से अगर हम देख लें ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है यहाँ करेक्ट है। बस ध्यान क्या रखना है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहां कह रहा है हमसे कि कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म में। अब एक बात समझिए, सहअभाज्य संख्याओं का मतलब क्या, ऐसी संख्या जिसमें हमारा क्या हो, जो कॉमन आ रहा है या हमारा जो गुणनखंड आ रहा है, जैसे यहाँ देखो 14 का गुणनखंड करें, 14 का गुणनखंड करेंगे कितना होगा 2 और 7, 35 का करेंगे कितना होगा 5 और 7। तो यहाँ पे क्या हो गया 7 कॉमन है। सहअभाज्य हम उनको बोलते हैं जहाँ बस क्या हो, एक ही कॉमन हो, फैक्टर वहाँ पे क्या हो, एक ही कॉमन हो और कॉमन हो ना। तो ये तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 7 कॉमन है। 18 और 25 की अगर हम बात करें तो 18 को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 3, यही होगा, मतलब 2 3 36 18, 5 5 25। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ नहीं कॉमन है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, कुछ नहीं मतलब एक होता है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। यहाँ पे अगर देखेंगे 31 में, तो 31 में 31 तो है ही, लेकिन अगर मैं बात कर लूँ 93 93 जो है तो 31 × 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 31 कॉमन है, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे देख लेंगे तो 2 लास्ट में, मतलब 2 कॉमन जाएगा ही, इसलिए वो भी नहीं होगा। तो हमें एक बात समझ में आई, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। क्यों सही होगा, सहअभाज्य संख्याएं वही होती हैं जिसमें क्या हो, जब कॉमन फैक्टर हम देख रहे हैं, कॉमन फैक्टर हमारा कितना होगा, ये 1 होगा। जो गुणनखंड हमारा यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉमन, यह हमारा जो कॉमन होगा वही क्या होगा, सहअभाज्य कहलाएगा। 1 होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखिए आप। उसके अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए, जैसे 7 31 और वहाँ 2 आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बस एक ही कॉमन दिखे और कुछ दिखे ना। तो वही हमारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, सहअभाज्य। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, बिंदुओं 5 0 और -2 0 के बीच की दूरी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। बीच की दूरी का फार्मूला हम जानते हैं। बीच की दूरी के लिए हम क्या लगाते हैं, बीच की दूरी का हमारा फार्मूला होता है √ में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कई बच्चों को यहाँ पे देखिए दुविधा नहीं होनी चाहिए, अगर x1 - x2 का होल स्क्वायर भी कर दे तभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माइनस जो आएगा उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा। आप इसको कर लीजिएगा, x2 - x1 करें या x1 - x2 करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरीके y2 - y1 करें या y1 - y2 करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, प्लस ही आएगा। चलिए कर लेते हैं, किसी को भी x2 मान लीजिए, किसी को भी x1। यहाँ देखिए x1 y1 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, x2 y2 मान लेते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो x2 - x1 मतलब कितना हो गया, -12 माइनस कितना 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 - 0 का स्क्वायर। कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, 0 - 0 खत्म काम। तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ कर लेंगे -17 का स्क्वायर। अब देखो -17 का स्क्वायर कितना होगा, 289 ही होगा। फिर से अगर तुम रूट निकालोगे कितना आएगा, 17 ही आएगा। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात है, माइनस है तब भी वो प्लस ही आना, तो यहाँ कितना होगा 17, कितना आएगा 17। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपने इस क्वेश्चन में बस फार्मूला याद रखना है, बीच की दूरी का अगर मुझे फार्मूला याद है तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। हेलो बच्चों, जैसा कि हम पहले क्या कर चुके हैं, ये सेट 3 का क्वेश्चन है। सेट 3 के एक पार्ट मैंने पहले वीडियो डाल दिया है, जिसका लिंक मैं ऊपर डाल दूंगा, आप उसको क्या कर लीजिएगा, रेफर कर लीजिएगा। अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, सेट 3 के जो सेकेंड पार्ट के हैं, मतलब 22 नंबर क्वेश्चन से मुझे आगे सॉल्व करना था, 21 तक मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया है, तो आपको ये करवाने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं इसको। पहला नंबर क्या कर रहा है, 5 भाग वैसे हल करने हैं, हम करवाएंगे सारे ही आपको। कह रहा है द्विघात बहुपद हमें दे रखा है, शून्यांक ज्ञात करिए और शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की क्या करिए, जांच करिए। तो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि हमें क्या करना है, हमें शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो पहले क्या करना होगा, बहुपद जो दिया है द्विघात बहुपद, उसको हल करना पड़ेगा। अभी हल करने के लिए क्या करेंगे, आप बेसिक बातें जानते हैं कि यहाँ दे रखा है x² + 12 + 7x। लेकिन अगर मैं बोलूं व्यापक रूप जो इसका होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c। व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c प्लस कितना c। तो यहाँ पे अगर बोलूं व्यापक रूप से में हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, व्यापक रूप है। ये कौन सा रूप है, व्यापक रूप। तो व्यापक रूप जब ये दे रखा है, इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² + 7x + 12, यही तो होगा।
ये होगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब एक बात समझिए आप कि इसको हल करना है तो आप क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं पहले और तीसरे को गुणा करने पर कितना आएगा 12, बीच वाले को ब्रेक करेंगे 4x और 3x हो जाएगा और कितना हो गया 12। और इसको अगर मैं हल करता हूँ तो हो जाएगा x प्लस 4, और यहाँ अगर हल करता हूँ तो ये भी कितना हो जाएगा x प्लस 4। दोनों में कॉमन कितना है x प्लस 4 आएगा, कितना दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3। तो एक बार अगर मैं x प्लस 4 बराबर 0 लिखता हूँ तो x बराबर कितना आएगा -4, और एक बार अगर मैं x प्लस 3 बराबर 0 करता हूँ तो x बराबर कितना आएगा -3। मतलब एक काम करेगा अल्फा का और एक काम करेगा किसका, बीटा का, यही तो करेगा। तो अल्फा और बीटा मुझे क्या हो गया, पता हो गया। चूंकि मैं जानता हूँ कि बहुपद शून्यकों का योग कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अगर मैं व्यापक समीकरण से इसकी तुलना करूं, इसको व्यापक समीकरण से अगर तुलना करूं तो तुलना करने पर लिखोगे व्यापक समीकरण से तुलना करने पर आप पूरी बातें लिखा करो पेपर में। a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 1, a बराबर कितना हो जाएगा 1, b बराबर कितना हो जाएगा 7, b बराबर कितना हो जाएगा 7, यही तो होगा, b बराबर कितना होगा 7, c बराबर कितना हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा 12। तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। देखिए अल्फा और बीटा की वैल्यू आपने पहले ही निकाली, आप किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा मान लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका पूरा एक्सरसाइज भी मैंने करवाया पॉलिनॉमियल का अलग से, यहीं आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे चैनल के तो आपको मिल जाएगा। -4 और -3 आप उसको भी रेफर कर सकते हैं अगर इस चैप्टर को सही समझना है तो। अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है, LHS लेते हैं और एक तरफ क्या लेते हैं, RHS लेते हैं। देखेंगे दोनों बराबर आ रहा है या नहीं। -4 है और ये कितना है -3 है। RHS में अगर मैं देखूँ -b/a पुट करना है तो मतलब -7 बाई कितना 1। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ये भी -7 है और ये भी कितना है -7, मतलब LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS, LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS, और यही हमें प्रूव करना था। एक तो ये बात रही शून्यकों का योग से हमने प्रूव किया। एक काम और कर सकते हो, शून्यकों का गुणनफल हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। कितना होता है c/a। अल्फा का मान मैंने माना है -4 यहाँ माना है और ये कितना है -3। LHS है, ये कौन सा है LHS, और ये कौन सा है RHS। C का मान कितना है आपने जो निकाला था 12, और A का मान कितना है 1, तो यहाँ पे भी निकालेंगे तो ये भी 12 और ये भी 12, मतलब LHS बराबर RHS। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, और यही आपकी सत्यता की क्या हुई जांच। जो बहुपद के शून्यक निकले, शून्यक का मतलब जो हल आया वो, और जो आपने निकाला यहाँ पे जो उन शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है, गुणांक कौन से हैं, ABC हमारे क्या है गुणांक है, शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसको हमारा सत्यता क्या हुई, जांच हो चुकी है। यही हमें क्या करना था। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, कभी भी गलत नहीं हुआ, क्योंकि पेपर में हर बार क्या होता है ये क्वेश्चन ऐसा करके आ जाता है आपको सत्यता की जांच करने के लिए। तो का अंतर कितना है 180 है। माना एक संख्या कितनी है x, एक संख्या कितनी है x है, और दूसरी संख्या कितनी है y है, दूसरी संख्या कितनी है y है। तुमसे कह रहा है दो संख्याओं के प्रश्नानुसार मैं बात कर लूंगा, प्रश्नानुसार हमसे बोल रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, मतलब एक संख्या मान लिया ये है और दूसरी संख्या ये है, वर्गों का अंतर हमारा कितना हो गया 180। ऐसा ही बोल रहा है। कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग। अब देखो छोटी कौन सा होगा, जब बड़े में से छोटा घटा रहे हो, एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर घटा रहे हो, छोटा कौन सा होगा, वाई स्क्वायर ही तो होगा। तो यहाँ पे आपके मानने के ऊपर है कि आपने छोटा किसको माना है। अगर आप यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस से एक्स स्क्वायर लिखोगे तो ये एक्स वाला छोटा होगा, तो उस हिसाब से आप अपना क्या कर लीजिएगा। मैं यहाँ मान के चलता हूँ छोटी संख्या कौन सी है, वाई है, मतलब छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना के बराबर है, 8 गुना के क्या है बराबर है, ठीक है ना। बड़ी संख्या का छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के क्या है बराबर। तो मुझे दे रखा है जो छोटी संख्या का वर्ग है बड़ी संख्या के हमारे क्या हो गया 8 गुने के क्या है बराबर है। दोनों संख्याएं हमें क्या करनी है, निकालनी है, ठीक है ना। चलिए ये दो चीज़ें दे रखी हैं तो हम बात कर लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो रखोगे तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे हमें दिख रहा है कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये कितना है 8x, कितना हो गया 8x, ये कितना हो गया 180। अगर तुम इसको हल करो तो ये देखो द्विघात बहुपद बन रहा है, ये बन क्या रहा है, द्विघात बहुपद बन रहा है। क्या बन रहा है, द्विघात बहुपद।
और अब हमें क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। कॉमन सेंस मेरा क्या काम कर रहा है कि यहाँ 180 है, यहाँ कितना है 180 है, यहाँ 8 है, मतलब फैक्टर 18 और 10 के रूप में जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस कितना हो जाएगा 10x माइनस 180 बराबर 0। यहाँ कॉमन ले लेंगे, x माइनस 18 बचेगा और यहाँ 10 कॉमन ले लेंगे, कितना होगा x माइनस 18। दोनों में कॉमन कितना है x माइनस 18 और दूसरे ब्रैकेट में कितना बच जाएगा x प्लस 10। कहानी एक यहाँ पे हुई हमारी कि संख्या हमारी एक क्या होगी, अगर मैं निकालता हूँ एक संख्या तो कितनी हो जाएगी x माइनस 18 बराबर 0, तो कितना आ जाएगा x बराबर 18। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं देखूं x प्लस 10 बराबर 0, तो ये कितना हो जाएगा x बराबर माइनस 10। लेकिन यहाँ नेगेटिव कोई नंबर की बात किया नहीं है, क्योंकि हम बात करेंगे यहाँ पे जब भी बात कर रहे हैं पॉजिटिव नंबर की बात करेंगे, किसी बात करें पॉजिटिव की, तो इसको हम नेगेटिव नंबर हम यहाँ पे नहीं लेंगे। अगर आप लेते हैं तो वहाँ वैल्यू में कुछ ना कुछ क्या आएंगे, चेंज आएंगे। जैसा कि दूसरे समीकरण 2 से बात करते हैं, किससे बात करते हैं, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से अगर हम करेंगे तो कितना होगा, वाई स्क्वायर बराबर कितना है 8x, वाई स्क्वायर बराबर कितना है 8x, तो 8 इंटू 18 पुट करेंगे। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए पुट करते दूसरा वाला माइनस 10 वाला, तो क्या होता, देख लो यहाँ पे, क्यों नहीं करेंगे। यहाँ माइनस 10 अगर आप पुट कर रहे हैं तो माइनस 10 पुट करेंगे तो कितना आएगा माइनस 80। अब करड़ी में माइनस 80 जाएगा तो एक काल्पनिक संख्या हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, काल्पनिक। आपके सिलेबस में ये दिया नहीं है, काल्पनिक संख्या हम उनको बोलते हैं। आप एक बार ध्यान समझ लीजिएगा, रूट में जो -1 आ रहा है समथिंग, -1 या उसके कोई गुणज में हमारा आए या उसके मल्टीपल में कोई आए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। उसको आयोटा से निरूपित करते हैं, जो कि 11 के सिलेबस में है। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये मान के चलिए यहाँ माइनस वाला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगी, काल्पनिक संख्या आएगी। और हम काल्पनिक पढ़ नहीं रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं, वास्तविक पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे बात कर लेंगे 18 अठे कितना हो गया 144 हो गया, और वाई स्क्वायर इक्वल टू हो गया, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट में 144। अंडर रूट में 144 का मतलब क्या, प्लस माइनस 12। तो आंसर कितना हो जाएगा, एक तो हो जाएगा y बराबर प्लस माइनस 12 और एक हो जाएगा क्या, x बराबर कितना 18। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। हमसे वही कहा है कि दोनों संख्याएं क्या करिए, ज्ञात करिए। एक बार फिर से समझ लीजिए, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 दे रखा है, तो मैंने एक संख्या मान लिया x और एक संख्या मान लिया y। क्योंकि दोनों का वर्ग बोल रहा है तो मैंने एक बड़े इसको मान लिया बड़ा, इसको मान लिया क्या, छोटा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया 180। कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है, 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग मैंने कर दिया, ये बड़ी संख्या का क्या है, 8 गुना है। ये ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में, इसलिए मैंने ऐसा किया है। कह रहा है दोनों संख्याएं ज्ञात करिए। अब इसके मान को मैं यहाँ पुट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, द्विघात बहुपद बन जाएगा। द्विघात बहुपद को आप हल करेंगे तो एक बार x बराबर 18 आएगा, x बराबर माइनस 10 आएगा। जब माइनस 10 अगर हम लेते भी हैं तो काल्पनिक संख्या आ रहा है, इसलिए हम उसको गणना में नहीं रखेंगे। आप क्या रखेंगे, x बराबर 18, कितना रखेंगे 18 रखेंगे, 144 आएगा। हल करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा, प्लस माइनस 12 होगा, क्योंकि करड़ी के बाहर आ रहा है। प्लस 12 का भी स्क्वायर हमारा 144 होगा, माइनस 12 का भी 144 होगा। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं आगे। कह रहा है सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा। अभी देखो कुछ बातें कर लेते हैं बना के, ठीक है ना। कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं, मान लो एक स्पर्श रेखा ये होगी, एक स्पर्श रेखा ये होगी। रेखाओं के बीच का कोण कह रहा है स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। कह रहा है किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, मतलब ये वाला स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा, ये हमारा रेखाखंड हो गया, इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का क्या होता है, संपूरक होता है। ये हमसे बोल रहा है, ये हमें क्या प्रूव करना है, संपूरक होगा। क्या होगा, संपूरक। एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूं बुक से क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर, ठीक है, दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, ठीक है, कोण पर अंतरित कितना होता है, संपूरक होता है। देखो एक बात समझो, यहाँ पे हमसे कह क्या रहा है, हम मान लेते हैं, बात तो यही कह रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए मान लो, पी मान लो और क्या मान लो, क्यू मान लो, ठीक। अब देखो एक बात समझो कि अगर मैं बोलूं मुझे दिया क्या है, मुझे सिद्ध करना है, मुझे क्या करना है, सिद्ध करना है। तो मुझे एक बात दिया है कि ये वाला कोण कितना होगा, स्पर्श रेखा केंद्र से जो त्रिज्या जा रही है और स्पर्श रेखा जो खींची जा रही है उनके बीच का कोण हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री। ये भी कितना होगा, 90 डिग्री, ऐसा ही होगा।
मैं क्या करूंगा, पहले लिखूंगा दिया क्या है, तो लिखूंगा दिया है, क्या दिया है कि कोण OPA, कोण OPA बराबर कितना 90 डिग्री, ऐसा मुझे दिया है। और कोण OQA बराबर भी कितना दे रखा है 90 डिग्री, कितना दे रखा है 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये स्पर्श रेखाएं हैं और केंद्र से स्पर्श रेखा अगर हम खींच रहे हैं यहाँ पे, तो स्पर्श रेखाओं और केंद्र से जो हमारी दूरी जाती है ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये हमें दे रखा है, ये हमें क्या है दे रखा है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना क्या है हमें, हमें सिद्ध करना है कि ये कोण PAQ, कोण PAQ प्लस कोण POQ ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 180 डिग्री, ऐसा कर रहा है संपूरक। संपूरक कोण का मतलब क्या, संपूरक कोण का मतलब होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री हमें क्या करना है, प्रूव करना है। रचना लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रचना। रचना में क्या लिखेंगे, ए को ओ से मिलाया, ए को ओ से क्या किया, मिलाया, ए को ओ से मिलाया। अब लिखेंगे उपपत्ति, क्या लिखेंगे, उपपत्ति। उपपत्ति जब हम लिख रहे हैं तो आप क्या काम कर लेंगे, यहां बात करेंगे त्रिभुज APO में, त्रिभुज APO में। त्रिभुज APO में क्या है बच्चा, देखो तीनों कोणों का योग, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण हमेशा कितना होगा, ये बनाएगा हमारा कितना 180। तो हम बात कर लेते हैं कोण PAO प्लस PAO मतलब ये वाला, AOP मतलब ये वाला, AOP प्लस OPA, OPA ये सब मिलाकर हमारा कितना हो रहा है 180, कितना हो रहा है 180। एक बात समझो कि PAO प्लस AOP ये कितना है, OPA अभी दिया है हमारा कितना 90 डिग्री, ये क्या है दिया है, तो यहाँ से हो जाएगा 180, ऐसे हो जाएगा PAO प्लस AOP बराबर कितना 90, उधर जाएगा घटेगा तो कितना होगा 180 माइनस 90 का मतलब 90, ये आ जाएगा समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर क्या आ जाएगा 1। फिर से समझ लो ये बातें, मैंने त्रिभुज लिया है APO, ये वाला 90 है, तो स्वाभाविक सी बात है कि 90 पूरा अंतः कोणों का योग कितना होता है 180, 90 घटाओगे तो कितना आएगा, इन दोनों कोणों का मतलब, इन दोनों का मतलब कौन सा, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है ना। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये समझिए ये वाले कोण की बात कर रहे हैं और ये वाले कोण की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये दोनों हमारा कितना आ गया 90 आ गया, कितना आ गया 90। इसी तरीके आप निकालेंगे त्रिभुज OQA में, त्रिभुज OQA में तो क्या हो जाएगा OQA में, देखिए एक बात समझिए कि QOA प्लस OAQ प्लस OAQ का मतलब ये वाला OAQ, ये वाला AQO त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180। अगर आपको लिखना भी है तो यहाँ पे लिख दिया करिए, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, क्योंकि आपकी कॉपी ही वहां आपको क्या करेगा, एग्जामिनर चेक करेगा आपको आता है कि नहीं आता है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप लिख रहे हो, समझा रहे हो बातें, यहाँ से भी वही लिखेंगे त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग आपको लिखना पड़ेगा, सारी बातें क्या करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेंगी। यहाँ देखिए अब क्या हो जाएगा, मुझे पता है AQO कितना था 90, ये वाला 90 है, उधर जाएगा बात तो वही पड़ेगी QOA प्लस OAQ और इधर कितना हो गया 90 बराबर कितना 180, कितना हो गया 180। और अगर मैं बोलूँ QOA प्लस OAQ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 90। अब ये देखो समीकरण नंबर कितना हो गया 2, समीकरण नंबर कितना हो गया 2, ये समीकरण नंबर कितना था 1। समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आप ध्यान देखिए यहां कितना था PAO, कितना था PAO प्लस तो PAO ले लिया, अब ये भी होगा ना QOA, रुके रहो, PAO हमने ले लिया, PAO के साथ हमारा कौन सा है, पहले लिख ही लेते हैं इसी को,
AOP प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा QOA प्लस OAQ बराबर कितना, ये आ जाएगा 90 प्लस 90, 90 प्लस 90। ध्यान दीजिएगा PAO मतलब ये वाला एंगल, ये वाला जिसको हमने एक माना है, PAO ये। और अगर मैं बात कर लूँ कि PAO के बाद हमारा कौन सा होगा, QAO हमारा कहीं है, QAO ठीक है। OAQ बोले, यहाँ पे कुछ गलत कर दिया क्या, हाँ गलत कर दिया। देखो QOA है, यहाँ पे है, OAQ है और यहाँ क्या लिख दिया है, गलती से ये लिख दिया है, तो OAQ होगा, क्या होगा OAQ। ध्यान देख लो OAQ है तो यहाँ पे भी OAQ होगा। अगर गलत हुआ थोड़ा सा तो प्रूव करने में दिक्कत होगी। देखिए PAO और OAQ, ध्यान दो, PAO QAO या OAQ कभी भी एंगल को किसी भी तरीके बोल सकते हो, PAO बोले या OAP बोले, बीच में ये A आ रहा है बस इससे मतलब है। ऐसे ही OAQ बोले या QAO बोले, तो ये दोनों एंगल हमारा कितना हो जाएगा, साथ में हो जाएगा। PAO प्लस OAQ क्या हो जाएगा, साथ में, इनको हम साथ में ले लेते हैं। ऐसे ही AOQ और बात कर लेंगे AOP और क्या AOQ या QOA भला ना। यहाँ देखो ध्यान से, AOP और AOQ या QOA एंगल में देखो आगे पीछे बोल सकते हो, अगर कंफ्यूजन होगी तो एक बार थोड़ा सा ध्यान समझना मेरी बातें। AOQ बोले या QOA बोले, बात क्या है, एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनको अगर मैं लिखता हूं साथ में तो हो जाएगा AOP प्लस हम बात कर लेंगे QOA ये हमारा कितना हो जाएगा 180। अब देखो इन दोनों को अगर मैं कंबाइंड लिखता हूं, इस ये वाला एंगल ये वाला एंगल लिख सकता हूं PAQ और इसी तरीके AOP जा रहा था AOQ, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पूरा कितना हो जाएगा POQ, कितना हो जाएगा POQ। और यही मुझे क्या करना था, सिद्ध करना था, यही मुझे क्या करना था, सिद्ध करना था। एक बार ध्यान से देख लीजिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आ गया 180 डिग्री आ रहा है, कितना आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, एक बार फिर से समझा दे रहा हूं, ध्यान दो। कह रहा है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से हमारा खींचा गया है स्पर्श रेखा है, जो केंद्र से हमारा जो बन रहा है बाह्य वृत्त स्पर्श रेखा और केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो संपूरक है, ये बोल रहा है, ठीक है ना। तो हमें एक बात पता है कि केंद्र से जो स्पर्श रेखा खींची जाती है ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, मतलब ये दिया है, ये क्या है दिया है। और मुझसे ये कह रहा है सिद्ध करना है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण कितना है 180 है। तो मैंने क्या कर दिया, रचना में A से O को मिलाया, एक बार त्रिभुज APO लिया, ये वाला 90 है तो अंतः कोणों का योग कितना होता है 180, ये 90 है घटेगा 180 में से, तो ये और ये कोण का योग कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा 90। ठीक इसी तरीके AOQ में हम बात कर लेंगे, ये और ये कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 दे रखा है तो 180 में से 90 जाएगा, तो सीधी सीधी बात है ये वाला कोण कितना हो जाएगा 90। ऊपर का ये दोनों 90 और नीचे का ये दोनों 90, तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 180 तो आएगा, 180 आएगा, इसलिए हमारा क्या होगा, यही हमें सिद्ध करना था। नोट कर लीजिए सही से, चलते हैं आगे। अगला दे रखा है घ नंबर क्वेश्चन, क्या दे रखा है घ नंबर क्वेश्चन। अभी देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हुई नहीं है, देखते हैं। A बराबर C, A बराबर क्या C, A बराबर क्या दे रखा है C दे रखा है, और B बराबर क्या दे रखा है B बराबर D, B बराबर D क्या दर्शाना है, क्या करना है दर्शाना है। तो D यहाँ ना हो के यहाँ लिखना है इसको, B बराबर कितना होगा D, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। चलिए दिया क्या है, दिया है आपको सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में हर बार आपने यही काम करना है, जो दिया होगा और जो सिद्ध करना है आपको लिखना है, बस आप आंसर लिख के नहीं आएंगे एग्जाम में, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कितना कोण D, ये सिद्ध करना है, ये क्या करना है सिद्ध करना है। अब एक बात समझो हमारी, कि जब ये सिद्ध करना है हमें क्या करना होगा, हम क्या करेंगे उपपत्ति करेंगे, क्या करेंगे उपपत्ति, उपपत्ति। तो उपपत्ति क्या है हमारा, देखो ध्यान से, त्रिभुज AOD तथा
त्रिभुज BOC में मुझे एक बात दिया है क्या, OA इंटू OB, OC इंटू OD, देखो OA इंटू OB तो और OC इंटू OD, तो इसको एक काम कर सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, OA OD को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भागे में, और OB को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भागे में, मतलब OA अपान OD ये वाला अपान क्या ये वाला, ठीक है ना, और OC अपान OD, OC अपान क्या OC अपान OB, ऐसा कुछ बोल रहा है। मतलब दो भुजाओं का अनुपात दे रखा है, दो भुजाओं को क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है। और ये कोण देखिए शीर्षाभिमुख कोण है, कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख। तो मैं बोल सकता हूं AOD, कोण AOD बराबर कोण COB, कोण क्या COB, कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। जब शीर्षाभिमुख कोण है तो एक बात समझो बच्चा, शीर्षाभिमुख कोण दे रखा है, एक भुजा का अनुपात दे रखा है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों क्या होगा, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का अनुपात हमारा अगर बराबर है और एक कोण बराबर है तो वो त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। क्या होता है, समरूप। ये बात आपने पढ़ा है पहले। तो हम बोल देंगे इसको क्या, त्रिभुज AOD समरूप त्रिभुज BOC से, ये होगा, ये हमारी समरूपता हो गई। अब समरूपता जब हो गई हमारी तो हम बोल सकते हैं अतः क्या, अतः बोल सकते हैं क्या प्रूव करना था हमें प्रूव करना था A बराबर क्या C, तो A बराबर क्या हो जाएगा C। जब समरूप हो ही गया तो कुन्ना कुन्ना बराबर A कुन्ना कुन्ना बराबर, तो कुन्ना कुन्ना बराबर, ठीक है ना। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यही क्या करना था, इति सिद्धम। कौन दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं दिया है, बस जो आपको दिया है प्रूव करना है। एक भुजा का अनुपात मिला, एक कोण शीर्षाभिमुख कोण बराबर, तो काम क्या चोखा, काम चोखा, तो सिद्ध हो चुका। चलें आगे। अब देखो कह रहा है ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में एक पत्ता यदृच्छया मतलब सडन में, एट ए सडन मैंने निकाला है, अचानक से निकाला है, ठीक है ना। कह रहा है इसकी प्रायिकता ज्ञात करिए कि बादशाह होगा। अब बादशाह की बात क्या है, बादशाह आ गया, क्या आ गया बादशाह, प्रायिकता निकालना है। क्या निकालना है, प्रायिकता। पहला बता रहे हैं आपको, बादशाह किसी भी ताश की गड्डी में, किसी भी ताश की गड्डी में जब 52 पत्ते होते हैं, इसको पहले भी बताया है, तो 13 पत्ते सबके होते हैं। एक तो होता है ईट, एक चिड़िया, एक ईट चिड़िया पान और क्या हुक्म, क्या होता है हुक्म, यही तो बोलते हो तुम। इंग्लिश में कुछ और बोलते हैं तो सीबीएसई वालों को बताऊंगा, वो तो आपको पढ़ना नहीं। ये 13, ये 13, ये 13, ये 13, 1 से 10 तक इसमें होता, JQK इसमें होता, 1 से 10 तक इसमें होता, JQK इसमें होता, 1 से 10 तक इसमें होता, JQK इसमें होता, और 1 से 10 तक इसमें होता, JQK इसमें होता। अभी बात तो समझ में आ गई हमें कि हर में हमारा JQK होता है, मतलब बादशाह किसको बोलते हैं, K को, किसको बोलते हैं K। कितने K हैं, 4 K हैं, कितने हैं 4। मैं जानता हूं प्रायिकता बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट, मतलब घटना घटित होने की प्रायिकता, अपान कुल घटना, अपान क्या कुल घटना। E का मतलब इवेंट होता है, इवेंट का मतलब घटना होता है, N का मतलब नंबर होता है, मतलब घटना कितनी घटित हो रही है, अपान T का मतलब टोटल, E का मतलब इवेंट, टोटल घटना कितनी है। तो हम जानते हैं टोटल तो 52 ही पत्ते होंगे, टोटल पत्ते कितने होंगे 52, इसमें से 4 निकालना है, तो 4 निकालना है, 4 बादशाह होंगे, 4 बादशाह का मतलब कितना 4/52, मतलब प्रायिकता कितनी 1/13, ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना। तो आप लिखना चाहें तो थोड़ी बातें लिख देंगे या इसी चार्ट को बना के आप ऐसे अंडरलाइन कर देंगे जैसे मैंने किया है, तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि पढ़ा लिखा लड़का है। और एक बात हम और जानते हैं, कभी किसी कोई भी हमारा दे रखा है प्रायिकता निकालने के लिए, तो जब हम घटना घटित होने की और न घटित होने की जब भी प्रायिकता निकालेंगे, दोनों का योग कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1। एक बात आपको क्या है पता है, तो हम जानते हैं बादशाह नहीं होगा तब हमारी कंडीशन कितनी होगी, मतलब बादशाह न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता
और यहाँ लिख लोगे बादशाह होने की प्रायिकता, पूरी बातें लिखो ना, बादशाह होने की प्रायिकता, ठीक है ना। न होने की प्रायिकता अगर हम करेंगे तो कितना होगा, होने का कितना था 1/13, 1 में से 1/13 घटा देंगे। क्यों घटाएंगे, अभी क्या बताया, घटना घटित होने की प्रायिकता, घटना न घटित होने की प्रायिकता, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1, कितना आएगा 1। तो मुझे न होने की प्रायिकता पूछ रहा है, घटित होने की निकाला हूं, 1 में से घटा दूंगा, काम बोलो चोखा, क्या चोखा। यहां बात कर लेंगे 13 - 1 बटा कितना 13, मतलब कितना 12/13। आंसर आ गया आपका, आंसर क्या हो गया, आ गया, नोट कर लीजिए। चलते हैं आगे। अगला नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, हमें क्या निकालना है, हमें दे रखा है बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए, माध्यक। अब देखिए माध्यक ज्ञात करना है, मुझे बारंबारता दे रखा, वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखा है, और मुझे क्या निकालना होगा, संचयी बारंबारता निकालना होगा। क्या निकालना होगा, संचयी बारंबारता। माध्यक माध्यिका निकालने के लिए, माध्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं। और संचयी बारंबारता क्या होता है, संचयी बारंबारता जिसको इंग्लिश में बोलते हैं CF, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये होता है F मतलब फ्रीक्वेंसी, और ये वर्ग अंतराल है, ठीक है ना। तो ये 0 to 10 दे रखा है, इसी पे ओवरलैप हो चुका है, इसको लिख देते हैं 0 to 10, इससे कोई मतलब नहीं है। 0 to 10 यहाँ दे रखा है, बारंबारता यहाँ दे रखी। अब देखो बारंबारता जब संचयी बारंबारता नहीं, पहला वाला तो वही रहता है, पहला वाला क्या रहता है वही, दूसरा वाला क्या करते हैं 5 + 8, 5 + 8 मतलब कितना 13, और 13 + 20 मतलब आगे जोड़ते जाइए बस, आपको कुछ नहीं करना है। 13 + 20 कितना हो जाएगा 33, 33 सॉरी 33 + 15, 33 + 15, 33 + 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 43 × 5 = 48, 43 × 5 = 48, 48 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 55, कितना आ जाएगा 55। अब 55 में 5 जोड़ेंगे लल्ला कितना आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा 60। टोटल जो n आया वो कितना आया बच्चा 60, कितना आया 60। हमें निकालना क्या है n/2, n/2 निकालेंगे तो कितना होगा 30। अब एक बात ध्यान दो, जब भी आप n/2 निकालते हो 30 आता है तो 30 कहाँ आएगा, इसी में तो आएगा, 13 से ज़्यादा 33 से कम, तो 30 कहाँ आएगा, इसी में आएगा। तो ये हमारा ये आ रहा है, तो हमारा जो कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी लेना है ना, वो आपको कौन सा लेना है, ये वाला नहीं लेना है, इसके ऊपर वाला लेना है। कौन सा लेना है, ये वाला। जो फ्रिक्वेंसी लेना है वो कौन सा होगा, ये वाला, और जो लोअर फ्रिक्वेंसी होगा वो कौन सा, ये। और जो एच का मान होगा वो कितना होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हर बार कितना है 10 है, कितना है 10। मतलब तुमको यहाँ पता लग गया कि लोअर लिमिट का मतलब क्या, जो हमारा क्या है निम्न बिंदु है, निम्न सीमा है। निम्न सीमा कितनी है 20, निम्न सीमा कितनी है 20। एच का मान हमारा दे रखा है, दोनों के बीच में कितना है 10, कितना दे रखा है 10। n/2 आपने पहले ही निकाला है, कितना है 30, कितना है 30। CF का मान हमें कौन सा लेना है, जो आ रहा है बारंबारता उसके ऊपर वाला, ये वाला मत लेना, ऊपर वाला कितना होगा 13, कितना 13। तो सारी वैल्यू आपको निकल चुकी है, बस आपको क्या करना है फार्मूला लगाना है। माध्यिका बराबर आप जानते हैं, माध्यिका बराबर क्या होता है, माध्यिका बराबर होता है L + n/2 - CF / F इंटू कितना H, यही तो होता है, ये होता है माध्यिका बराबर, कितने बराबर, माध्यिका के बराबर। तो पुट कर दीजिए वैल्यू, L कितना है हमारा, L लोअर लिमिट हमारी आई है 20, कितनी आई है 20, प्लस n/2 का मतलब कितना 30, और CF का मतलब कितना, CF मतलब 13, CF मतलब क्या 13। जो F दे रखा है, फ्रिक्वेंसी जो दे रखी है वो कितना है 20, कितना है 20, और H जो दे रखा है वो कितना है, H जो दे रखा है वो 10 है, कितना है 10। निकाल लीजिए, 10 दूना 20, तो यहाँ निकालेंगे तो 20 प्लस, यहाँ लिखते हैं प्लस, ये कितना हो जाएगा, घटाइए 17 आएगा, कितना आएगा 17 बटे कितना होगा 2, बटे कितना होगा 2। तो जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 20 दूना 40, 40 17 57, 57 बटे 2 मतलब कितना 2/16, 2 × 5 = 10, 28.5 आएगा, कितना आएगा 28.5। करना कुछ नहीं है, आपको संचयी बारंबारता निकालनी है। एक का पहला वाला सेम होता है, अगला वाला जोड़ते जाएंगे, 5 + 8 13, 13 + 20 33, 33 + 15 48, 48 + 7 55, 55 + 5 60। तो यहाँ तक आपको करना ही करना है। आप क्या करेंगे, यहाँ से आप जो डेटा है जो हमें निकालना है, लोअर लिमिट हमारी कौन सी होगी, फ्रिक्वेंसी जो होगा, जैसे इसके सामने जो होता है बारंबारता उसी को लेनी है, फ्रिक्वेंसी लेनी है, और ये निम्न सीमा जो है उसको लेना है। यहाँ पे CF ऊपर वाला लेना है, इसके जो बारंबारता से आएगा उसके क्या ऊपर वाला। अब ये कहाँ से लिया था, n/2 से। कहाँ से लिया था, n/2 से, चूंकि कितना आ रहा था 30 आ रहा है, 13 तो लेंगे नहीं, 13 तो लेंगे नहीं, 13 से ज़्यादा और 33 से कम, तो हमारा कौन सा होगा, यही होगा। तो हम बात कर लेंगे, ऐसे हम निकालते हैं, वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 28.5। चलते हैं आगे।
देखो अभी क्या करना है, अभी कर रहा है 23 नंबर क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन स्वाभाविक सी बात अगर मैं बताऊं, जो मुझे दिख रहा था ना, ये क्वेश्चन जो तुम्हारा आया है लगभग लगभग 6 नंबर का आया है। फुद्दू सा क्वेश्चन 6 नंबर का दिया है। अभी आपने क्या करना है, इसको आसानी से लगाना है। देखो कैसे, ये दे रखा है 3x, सबको सही से लिखते हैं ना, इस वाले समीकरण को पहले सही से लिखते हैं। 3x माइनस 5y माइनस 4 को उधर भेजते हैं, +4 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। और यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो हमारी चर राशि है इसको क्या करेंगे, इधर भेजेंगे। तो 9x माइनस 2y, मतलब इसको लिख रहा हूँ 9x माइनस 2y बराबर कितना, 7। इसको समीकरण नंबर 2। अब देखो विलोपन विधि लगाते हैं। कौन सी विधि, विलोपन विधि। विलोपन विधि का मतलब किसी एक हमारी चर राशि को क्या करना है, खत्म करना है। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 5 है, यहाँ 2 है, तो मैं क्या लिखूंगा, समीकरण 1, समीकरण 1 में 5, समीकरण 1 में 2 का गुणा, समीकरण 1 गुणे 2 ऐसे लिख लो ना, समीकरण 1 में पूरा बात ले लो, समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 2 में 5 का गुणा करने पर। क्यों कर रहा हूं मैं, क्यों कर रहा हूं, ताकि मेरा क्या हो जाए, एक खत्म हो जाए। एक खत्म करने का मतलब, जैसे देखो इस वाले में मैं कितने का गुणा कर रहा हूँ, इस वाले में मैं गुणा कर रहा हूँ 2 का, और इस वाले में कितने का गुणा कर रहा हूँ, 5 का। देखो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6x माइनस 5 दूना 10y, और 4 दूना कितना 8, 4 दूना कितना 8। इसी तरीके इसको करूँगा तो कितना हो जाएगा, 9 पचे 45x माइनस 10y, और 7 बचे कितना 35। अब एक बात समझो, ये माइनस ये प्लस, ये कितना हो गया माइनस, ये क्या हो गया कैंसिल, क्या हो गया कैंसिल। 45 में से 36 माइनस करना है, मतलब क्या हो जाएगा, 5 माइनस कर लीजिए 39 आएगा। कितना आएगा 39, 39 x बराबर कितना, यहाँ से जब आप हल करेंगे तो ये आएगा हमारा कितना, 35 में से 8 गया, लगभग लगभग हम बात कर लेंगे 27। कुछ गलत हुआ क्या, 7 पच्चीस 35 नहीं, ठीक है। 15 में से 8 गया कितना 7, तो कितना आएगा 27, कितना आ गया 27, कितना हो गया माइनस, ये भी आ गया। x बराबर कितना 27 बटे कितना 39, 27 बटे कितना 39, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आप लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो 3 9 27, और यहाँ कितना हो गया 3 एकम 3, तो 9 बटा 13 आएगा। कितना आएगा 9 बटा 13, किसका मान, x का मान। x का मान कितना आ गया 9 बटा 13 आ गया। अब इस x के मान को किसी में भी पुट कर दो, यहाँ पे लिख लो x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, x का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस 5y, ये था हमारा बराबर कितना था 4, तो 3 गुणे 9 बटा 13 माइनस 5y बराबर कितना 4, यही तो है। बस वैल्यू आपने सॉल्व कर लेनी, वैल्यू क्या कर लेनी है सॉल्व, तो कितना हो जाएगा 9 त्रिक 27 बटा 13 माइनस 4 इधर आएगा माइनस 4, इधर कितना हो गया 5y, 13 चौके 52, 27 माइनस 52 बटे कितना 13। सॉल्व करिए कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 12 में से 7 गया 5, और 3 में से 2 4 में से 2 गया 2, माइनस 25 बटा 13। अब 5 को इधर भेज दीजिए, 1/5 हो जाएगा, 5 पचे 25, तो हो जाएगा माइनस 5 बटा 13 बराबर कितना y, यही तो होगा मान। ये y का रहा, और x का मान कितना रहा, x का मान रहा 9 बटा 13, कितना रहा 9 बटा 13। तो एग्जाम में आप प्रयास ये भी किया करिए कि जो आंसर आता है ना उसको अंडरलाइन कर दीजिए। एग्जामिनर थोड़ा सा मेन चीज़ें देखता है, अगर सारे देखो सोल्यूशन नहीं देखता है, मेन चीज़ें देखता है। उसको लगता है ज़्यादा काटम पिटी नहीं की हो, क्लियर लगाया हुआ है तो हाँ मतलब लड़का पढ़ा है, और उसमें खिंचा पिच्ची काट देगा या कम नंबर देगा, क्योंकि दिमाग में पहले ही आ जाएगा प्रैक्टिस नहीं किया बच्चे ने। तो आप पहले से ही टेस्ट अच्छे से दे के जाइएगा, ऑफलाइन टेस्ट आपका दे के जाइएगा, जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं स्कूल में या कहीं पे भी, या हम बात कर लेंगे आपका लाइव क्लास अभी हम ऑब्जेक्टिव का हम डालने वाले हैं, जो कि आपको लिए क्या होगा अच्छा होगा, वो यूपी और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए होगा। अभी मैं कंबाइंड उसको करता हूँ किसी तरीके, तो आपने क्या करना है उसको सॉल्व करना है। लाइव क्लासेस अभी होंगी, लाइव क्लासेस भी आपकी होंगी, आपको जल्दी ही इन्फॉर्म किया जाएगा, क्योंकि 1 से 2 लोग अब पीपीटी बनाने के लिए आएंगे, तो हम क्या हो जाएंगे थोड़ा सा फुर्सत में, तो आपका काम क्या होगा ज़्यादा होगा। जो वीडियो के गैप हो रहे हैं ना वो नहीं होंगे, वो धीरे धीरे क्या होंगे बढ़ते जाएंगे आपको, ठीक है ना। चलिए ये हो गया आपका, चलते हैं आगे। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या एवं इसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योगफल। देखो 2 अंकों की एक संख्या का मतलब, माना इकाई का अंक क्या है x है, इकाई का अंक क्या है, सॉरी इकाई का अंक क्या है x है, और दहाई का अंक क्या है y, दहाई का अंक क्या है y।
तो संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 10 गुणे वाई प्लस एक्स। कैसे, देखो अगर मैं बोलूं कि भैया देखो अगर 54 था, अगर मुझे इसको लिखना है तो मैं तो यही लिखूंगा ना 5 गुणे 10 प्लस 4। 5 गुणे 10 प्लस 4 क्यों लिखूंगा, दहाई के स्थान पे 10 आएगा और इकाई के स्थान पर 1 आएगा। इसको लिखे ना लिखे बात तो एक ही है, क्योंकि 1 का गुणा किसी नंबर में अगर करें तो वही नंबर आएगा। तो मैंने वही काम किया, यहाँ इसको लिखा 10y प्लस एक्स, क्योंकि दो अंकों की संख्या का अता पता है नहीं। तो कह रहा है प्रश्नानुसार, क्या प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ये करने की जरूरत नहीं है, ये समझाया हूं, क्या किया हूं, समझाया हूं। तो कह रहा है संख्या जो थी और संख्या को उलट देने पर, संख्या को उलटने पर बनी संख्या कौन सी होगी। देखो यक्स हमारा पहले इकाई पे था, फिर क्या आ जाएगा दहाई पे, और वाई कहां चला जाएगा इकाई पे। तो संख्या उलटने पर बनी संख्या, उलटने पर बनी संख्या कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। इन दोनों का योग जो आ रहा है वो कितना है, 66 है। कितना है, 66। तो एक बात देखो, ये 66 आ गया। 10y प्लस वाई कितना, 11y, और 10x प्लस x कितना, 11x, बराबर कितना, 66। 11x प्लस 11y बराबर कितना, 66। तो x प्लस वाई बराबर कितना, 11 कॉमन है ना, 11 क्या है कॉमन, तो कितना आ जाएगा 66। x प्लस वाई बराबर कितना, 6, कितना आ जाएगा 6। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर क्या 1। कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर, संख्या के अंकों का अंतर मतलब जो अंक दे रखे हैं उसका अंतर, जैसे 5 और 4 दे रखा था ना, इनका अंतर बोला, इनका क्या अंतर। अब दहाई इकाई से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कंफ्यूज कतई ना होना। पहले जब 2 अंकों का बोल रहा था दहाई इकाई लेना था, लेकिन कह रहा है संख्या का अंतर मतलब जो संख्या दे रखी है उसका अंतर, उसके इकाई दहाई से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये दे रखा है x माइनस वाई बराबर कितना, संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। कितना दे रखा है, 2। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से। हमें पहले से ही पता है क्या, x प्लस वाई पता है, और x माइनस वाई हमें क्या पता है, x प्लस वाई बराबर कितना 6, x माइनस वाई बराबर कितना 2। तो ये जुड़ा कटा, 2x बराबर 8, x बराबर कितना 4। जब x बराबर 4, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 4 प्लस वाई बराबर कितना 6, y बराबर कितना 6 माइनस 4 मतलब कितना 2। तो संख्या क्या हो जाएगी आपकी, जो मूल संख्या है, मूल संख्या हो जाएगी हमारी, जो ओरिजिनल नंबर था हमारा, हो जाएगा 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 गुणे 2, 10 गुणे 2 प्लस 4 मतलब कितना हो गया 24, 24 भी बोल सकते हैं। और उलटने वाली संख्या कितनी हो जाएगी 42। तो जो भी होगा आप इसको क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक, चलते हैं आगे। कह रहा है कि एक मंदिर की ऊंचाई, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर बनाते हैं पहले, मंदिर की ऊंचाई कितनी है, ऐसा कुछ दे रखा है 15 मीटर। कितनी दे रखी है, 15 मीटर। कह रहा है सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का, अब देखो उन्नयन कोण बोला ना, उन्नयन कोण मतलब सीधी सीधी बात, भवन जो होगा वो क्या होगा, ऊंचा होगा। भवन क्या होगा, ऊंचा, मतलब ये इसके शीर्ष से, मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण मतलब ये, इसकी बात किया है, आप ध्यान दीजिएगा, इसकी बात किया है। तो कितना है ये हमारा 30 डिग्री। कितना है 30 डिग्री। सारा गेम किसका है, फिगर का। फिगर बनाने अगर आ गया ऐसे क्वेश्चन में तो नंबर पक्के 6 नंबर। तो 30 डिग्री दे रखा है। कह रहा है भवन के पाद का, अब देखो भवन के शीर्ष का तो तुमने बता दिया, इका था भवन, इका था भवन, इका था मंदिर, इका था मंदिर। ध्यान समझो, मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना 30, मंदिर के शीर्ष से भवन के पाद का कितना कोण, ये जो दे रखा है कोण कितना, ये 45। कितना दे रखा है 45। लेकिन ये कौन सा कोण है, अवनमन कोण। कौन सा कोण, अवनमन कोण। तो ये 45 है। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई मतलब इसकी ऊंचाई, ये पूछ रहा है, ये ऊंचाई पूछ रहा है। हम क्या करेंगे ना, देखो ये 15, तो ये भी क्या होगा 15, ये भी क्या होगा 15, सामने वाला तो 15 ही आएगा। हम मान लेते हैं ये कितना है h है। अब a मान लो, a b,
ये तो मैंने ऐसे मान लिया चौड़ाई में, आप एक ही लाइन बस खींच के काम करिएगा, बी सी डी और ये कितना हो जाएगा ई, ठीक है ना। अब एक बात समझो कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि त्रिभुज ए, ये देखो 45 ये भी है तो 45 क्या हो जाएगा ये भी, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है ही, ये 90 डिग्री ही है। इस मंदिर का मतलब सीधा एक लाइन खींच के आप काम करेंगे, आप लिखने को मंदिर लिख दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि हाँ सर ये राइट एंगल नहीं है, राइट ट्रायंगल ही है हमारा, ठीक है ना। यहाँ बात कर लेंगे कितना हो जाएगा tan 45, tan क्यों लगाया सर, tan क्यों लगाया, देखो ये हमारा परपेंडिकुलर पता है, ये वाला हाइट मुझे क्या है पता है, बेस ये है, मतलब लंब मुझे पता है, आधार मुझे क्या करना है निकालना है, क्योंकि यही वाला आधार इसमें यूज होगा, तो हम क्या कर लेंगे, ये हो जाएगा लंब मतलब BC बटे आधार कितना AB, ये हो जाएगा 1 बराबर BC AB। तो जो भी मान आया था मेरा, अभी BC का मान कितना था, BC का मान मेरा था 15, कितना था 15, तो AB का मान भी कितना होगा 15 ही आएगा, AB का मान कितना आएगा 15, और 15 क्या सेंटीमीटर, 15 क्या सेंटीमीटर, यहाँ तक कोई दिक्कत, 15 मीटर, सॉरी मीटर दे रखा है ना, मीटर दे रखा है तो मीटर दे रखा है तो मीटर ही रखिएगा, 15 मीटर आएगा, कितना आएगा 15 मीटर। तो जब 15 मीटर हो गया, अब बात कर लेंगे त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE में क्या हो जाएगा, त्रिभुज CDE में देखो ये 30 था, सामने वाला क्या है लंब, और ये मुझे पता है क्योंकि ये AB और CD क्या है बराबर, AB और CD क्या है बराबर है, तो मैं बोल सकता हूँ ये भी कितना आएगा, ये भी आएगा 15, कितना आएगा 15 मीटर। तो त्रिभुज CDE में अगर मैं बोलूँ तो कितना हो जाएगा, CDE में हो जाएगा tan 30 क्यों लगा रहा हूँ, अभी बताया आपको कि लंब पता है आधार पता है, लंब और आधार में या तो tan लगाइए आप या तो cot लगाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं tan लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना होता है DE अपान कितना CD, DE अपान कितना CD, यहाँ कितना हो गया 1/√3, और ये कितना हो गया DE कितना है हमारा, DE है H, कितना है H, और CD आपने अभी निकाला है AB और CD 15 के बराबर है, यहाँ निकालेंगे H बराबर कितना हो जाएगा 15, इधर गुणा होगा 15/√3, √3 को हम क्या करेंगे परमेयीकरण करेंगे तो कितना हो जाएगा 15√3 बटे कितना 3, तो 3 पचे 15, 3 पचे कितना 15, 5√3 आ गया। लेकिन क्या इतना ही आंसर था, नहीं, आपसे भवन की ऊंचाई पूछा है तो बोलेंगे भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई तो कितना होगा भवन की ऊंचाई 15 प्लस H, 15 प्लस कितना H, 15 आपने निकाल दिया और H का मान आपने अभी निकाला 5√3, इसमें से 5 कॉमन ले लीजिए, आपको जो लाना था वो क्या हो गया आ चुका है, 5 + 3√3, देखिए ये आया था और यही क्या हो रहा है आ रहा है। फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, सारा गेम आपका यहाँ पे किसका होगा, फिगर बनाने का होगा, सबसे बड़ी दुविधा होती है आपकी। तो आप ध्यान समझिएगा, एक मंदिर की ऊंचाई, मंदिर की ऊंचाई मतलब ये मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर, सड़क के दूसरी ओर मतलब कोई सड़क है, इससे दूसरी ओर हमारा कोई भवन है, उसके शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण जब बात कर रहा हूँ शीर्ष से तो आधार के रेस्पेक्ट में बात करूंगा, यहाँ नहीं चला जाऊंगा, तो ये क्या होगा 30 डिग्री, ये वाला होगा, कौन सा होगा ये वाला, आधार हमारा क्या होगा हमेशा समान ही रहेगा, सड़क की चौड़ाई जो रहेगी हमेशा क्या रहेगी समान ही रहेगी। कह रहा है भवन के और भवन के पाद, लेकिन भवन के पाद किससे बोला है, ध्यान रखना, ये बोला है भवन के पाद, लेकिन किससे, शीर्ष से ही, ये सेंटेंस यहीं जुड़ा है, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर भवन के शीर्ष, तथा बोला ना भवन के पाद का, तो भवन के पाद का मतलब इसी से भवन के पाद का, तो कितना 45, कितना 45, ये 45 तो ये 45, यहाँ से एक रिलेशन निकालेंगे, AB का मान 15 आएगा, अगले वाले में पुट करेंगे हम, यहाँ पे DE हम निकालेंगे, DE हमें कितना है H के रूप में आएगा वैल्यू, H और 15 को जोड़ेंगे, भवन की ऊंचाई निकल जाएगी। तो आज के लिए हमारा क्या है, ये क्वेश्चन क्या हो गया 24 हो चुका है, आगे देखते हैं। 24 नंबर आपका हो चुका है, 24 में अथवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कैसे लगेगा ये हमारा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, कितना दे रखा है 60 डिग्री, एक भवन का शीर्ष है। अब देखिए एक बात ध्यान समझिएगा, बड़े ध्यान से समझिए कि कह रहा है भवन के शीर्ष से, मतलब ये भवन का शीर्ष हो गया और मीनार का शीर्ष ये हो गया, ये माना मैंने भवन, क्या माना भवन, और ये माना मैंने क्या मीनार, क्या माना मीनार, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है भवन ये है मीनार ये है, भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, मतलब ये जो दे रखा है वो कितना है 60 डिग्री दे रखा है। कह रहा है भवन के शीर्ष से, मतलब शीर्ष कौन सा, शीर्ष मतलब ऊंचाई की बात करता है, कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि शीर्ष को क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो भवन के शीर्ष से क्या बोल रहा है हमसे, भवन के पाद का, मीनार के पाद का, सॉरी, तो मीनार के पाद का मतलब ये मुझे कितना दे रखा है, ये दे रखा है कितना 45 डिग्री, कितना दे रखा है 45 डिग्री।
तो ये मुझे पता है। कह रहा है मीनार की ऊंचाई हमारी क्या करिए निकाल 40 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितनी है 40 मीटर। ये मुझे पूरा कितना दे रखा है 40 मीटर। कितना दे रखा है 40 मीटर। सिद्ध करना है भवन की ऊंचाई कितनी होगी। देखो अब यहाँ पे पहले मान लो ए बी सी डी और एक्स को क्या ई। हम मान लेते हैं माना सीई बराबर कितना एच। सीई बराबर कितना एच। तो जब सीई बराबर एच आपने माना, ये वाली हाइट कितनी मान ली एच। कितनी मान ली एच। तो सीधी सीधी बात है सीबी कितना हो जाएगा आप अपने से बताइए। सीबी कितना हो जाएगा, पूरी ऊंचाई 40 थी, पूरी ऊंचाई कितनी थी 40। ये एच दे रखा था, ध्यान देखो ये पूरा 40 ये पूरा एच। तो 40 में से अगर एच घटा दूं तो ये वाला मिल जाएगा। ध्यान देखो 40 में से एच घटाऊं तो ये वाला मिल जाएगा। तो ये हमारा कितना है, ये आ जाएगा 40 माइनस एच। कितना हो जाएगा 40 माइनस एच। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो 40 माइनस एच हमारा क्या हो चुका है, आ चुका है। अभी क्या करना है आपने, अब आपको लगाना है जो त्रिकोणमितीय अनुपात है। देखो ये 45 तो ये भी 45, क्यों, क्योंकि हमारा क्या है एकांतर अंतःकोण है। कौन से कोण है, एकांतर अंतःकोण। अब क्या करेंगे, त्रिभुज निकालेंगे। त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में क्या है हमारा tan 45 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डी अपान कितना ए बी। ए डी अपान कितना हो जाएगा ए बी। और tan 45 का मान कितना 1। तो ए डी अपान ए बी का मतलब कितना, देखो ये वाला हाइट तुमको पता है क्या, ये h था। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी 40 माइनस एच। कितनी हो जाएगी 40 माइनस एच। फिर से समझ लीजिएगा बच्चा, यही है गेम। पूरा 40 दे रखा है मीनार की ऊंचाई, ये एच माना तो ये वाला कितना 40 माइनस एच। तो यहाँ कितना हो जाएगा ए डी इक्वल टू, हम बात कर लेंगे त्रिभुज ए डी बी, यहाँ पे बात कर लिया तो कितना हो गया ए डी का मतलब क्या 40 माइनस एच। तो ये भी हमारा कितना होगा 40 माइनस एच। 40 माइनस एच और ए बी कितना है मुझे निकालना है। ए बी बराबर आ जाएगा कितना 40 माइनस एच। ए बी बराबर कितना हो जाएगा 40 माइनस एच। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। समीकरण नंबर क्या मान लेंगे 1। अब एक बात समझिए आप, त्रिभुज ए डी बी आपने काम कर लिया है, इसका काम कर लिया। कौन सा करेंगे आप, सी डी ई। तो लेंगे अगला त्रिभुज, त्रिभुज सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में। ध्यान दीजिए यहाँ पे मुझे लंब पता है और ये मुझे आधार पता है। लंब और आधार से ही हमें क्या करना है, संबंध बतलाना है। मतलब मैं क्या करूंगा, यहाँ निकालूंगा तो कितना हो जाएगा tan 60। कितना कर लेंगे tan 60। tan 60 बराबर कितना, ये हो जाएगा CE अपान कितना DC। CE अपान कितना DC। अब एक बात समझो, CE कितना था बच्चा H, कितना माना था H। और DC अभी आपने निकाला है, जो AB आएगा वही कितने के बराबर होगा DC के, क्योंकि वो क्या है, वो आमने सामने क्या है, भुजाएं हैं, बराबर रहेंगी। तो कितना रहेगा 40 माइनस एच। 40 माइनस एच यहाँ से कितना आ जाएगा tan 60 बराबर √3। कितना आ जाएगा √3। अब एक बात समझना है यहाँ पे, इसको अगर मैं गुणा करूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 √3 माइनस एच √3। मैंने √3 का दोनों में गुणा कर दिया, यहाँ पे हो गया h। अगर मैं करूं ये तो हो जाएगा 40 √3, h √3 को उधर भेजिए, h √3 हो जाएगा, कॉमन लेंगे h, कितना हो जाएगा √3 प्लस 1। ये हो जाएगा 40 √3। यहाँ पे हो जाएगा 40 √3 अपान कितना √3 प्लस 1। यही तो होगा। ये h की वैल्यू आई, किसकी वैल्यू आई, h की वैल्यू आई। और मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है 40 माइनस एच। हमसे पूछ रहा है भवन की ऊंचाई हमें निकालना है। अभी देखिए ये बात आपकी निकल गई, इसका प्रमेयीकरण करेंगे। क्या करेंगे, प्रमेयीकरण। ध्यान दीजिएगा मेरी बातें। तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1, √3 प्लस 1। ऊपर प्रमेयीकरण करेंगे तो √3 माइनस 1 से, नीचे √3 माइनस 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 40 √3 का अगर √3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 40 √3, 40 √3। नीचे कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 माइनस 40 बटे कितना 2। ये हो जाएगा 40, देखो कॉमन है, ऊपर से 40 क्या है कॉमन, कितना आ जाएगा 3 माइनस √3 बटे कितना 2, काटेगा कितना आएगा 20। लेकिन अभी आंसर नहीं आया, आंसर अभी नहीं आया। 20 3 माइनस √3 हमें निकालना क्या था, ये तो h निकला ना, मतलब ये वाली हाइट निकली। मुझे क्या निकालना है 40 माइनस एच। तो भवन की ऊंचाई बराबर, भवन की ऊंचाई बराबर, भवन की ऊंचाई लिख लीजिए, भवन की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 40 माइनस एच। कितना हो जाएगा 40 माइनस एच। 40 माइनस एच का मतलब कितना, 40 पहले से दे रखा है, h घटा देंगे, मतलब 20 3 माइनस √3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 20 3 60, 20 3 कितना हो जाएगा 60, 20 3 60 हो जाएगा। तो 40 माइनस 60 और इधर कितना हो जाएगा प्लस 20 √3, 20 √3 सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 √3 को आगे कर लो, 20 √3 को आगे कर लो, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा -20। कॉमन लेंगे तो कितना होगा
20 इसमें कॉमन है, 20 कॉमन लेंगे तो √3 - 1 ही तो आएगा। और यही तो आपको लगाना था, यही आपको क्या करना था, लाना था। भवन की ऊंचाई हमारी कितनी हो जाएगी, भवन की ऊंचाई मतलब AD का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 20 √3 - 1, ठीक है ना। ये हमारा आ चुका। देखो बड़ा कन्फ्यूजन होगा, अगर आप थोड़ा ध्यान नहीं दोगे तो आपको कन्फ्यूजन क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए पहला पार्ट ये था, दूसरा पार्ट ये था और तीसरा पार्ट क्या था, ये था। फिर से समझ लीजिए बात कि तुमसे कह रहा है भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का हमें एक उन्नयन कोण दे रखा है, और क्या दे रखा है, पाद का हमारा अवनमन कोण दे रखा है। दोनों कोण से हम क्या करेंगे, भुजाएं निकालेंगे, H का मान निकालेंगे और 40 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे, हमारा क्या मिल जाएगा, भवन का ऊंचाई निकल जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इसको देख लीजिएगा बैक करके, आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं आगे। अब देखो 25 नंबर क्वेश्चन है, जो कि मेरा लास्ट क्वेश्चन है। इसी में 2 ऑप्शन होंगे, दोनों को करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, ये पेपर खत्म हो जाएगा। करते हैं। एक शंकु के आकार का एक ठोस दे रखा है, वो शंकु के आकार का है। कैसा है, शंकु के आकार का, शंकु के आकार का है। कह रहा है कि जो एक समान आधार की त्रिज्या वाले अर्धगोले पर क्या है, अध्यारोपित है। शंकु अर्धगोले पर क्या है, अध्यारोपित है। कह रहा है यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अब देखो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या बोल रहा है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ किसके बराबर होगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जो है वो शंकु के वक्र पृष्ठ के बराबर है। शंकु के वक्र पृष्ठ की क्या है, बराबर है। शंकु के वक्र पृष्ठ की क्या है, बराबर। ये किसके अनुसार है, ये प्रश्नानुसार है। कैसे है, प्रश्नानुसार। तो मुझे इतनी बातें समझ में आ गई। दोनों का त्रिज्या समान है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है उसका फार्मूला होता है 2πr²। और यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है वो कितना होता है, πrl। तुमसे कहा क्या रहा है, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में मुझे क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। देखो पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई क्या कैंसिल, r से r कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा 2r बराबर l। और तिर्यक ऊंचाई, जहाँ यल क्या है, तिर्यक ऊंचाई, यल क्या है, तिर्यक ऊंचाई, और ये क्या है, ऊंचाई। हमें त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात ज्ञात करना है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये होता है, अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो l बराबर कितना होगा, ये हो जाता है r² + h², r² प्लस कितना, h², ये हो जाएगा 2r। करड़ी में दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4r² बराबर r² + h², और इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 3r², r² घटेगा ना इसमें से, 3r² बराबर h²। किस में निकालना था, त्रिज्या और ऊंचाई में। तो r² बटे h², 3 को उधर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा 1/3, और r बटे h बराबर कितना हो जाएगा 1/√3। यही मुझे क्या करना था, निकालना था, ठीक है ना। आसान सा क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं था। तिर्यक ऊंचाई का बस फार्मूला पता होना चाहिए। आप गलती से यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात मत निकालिएगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पे पुट करेंगे, वर्ग करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। करना यही था, नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो कह रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, जो त्रिज्या दे रखी है वो 21 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर, ये 21 सेंटीमीटर ही। केंद्र पर अंतरित कोण कितना है, 60 डिग्री का। कितना है, 60 डिग्री का। कह रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। सबसे आसान क्वेश्चन दिया है, 6 नंबर का दिया, देखो दूसरा क्वेश्चन 6 नंबर का दिया है। कह रहा है OAPB। जब आसान सा क्वेश्चन हो थोड़ा सा लिख के किया करो काम। तो यहाँ बात करेंगे त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 60/360 इंटू πr² इंटू कितना, πr²। जनरली जो फार्मूला होता है θ/360 इंटू πr² होता है। मैंने ऑलरेडी तुमको दे रखा है कितना, थीटा का मान 60 दे रखा है, मैंने वही पुट कर दिया। करूँगा 60, देखो काटेंगे कितना आएगा, 6 आएगा सीधे सीधे। कितना आएगा 6, तो 1/6 22/7, और r का मान कितना है 21 है। कितना है 21 है। 7 त्रिके 21, 3 दूना 6, 11 आएगा। और इसको अगर हल करते हैं तो 1 2 1 3 और 2 231 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये त्रिज्यखंड का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। आप नोट कर लीजिएगा। तो आज ये हमारा क्या होता है, सेट 3 भी खत्म होता है। आज के बाद आप क्या करेंगे, अभी आगे भी आपको सेट कराते रहेंगे। आप प्रैक्टिस करते रहिए और अपने कमेंट मुझे सजेशन में भेजते रहिए, ताकि मैं बातें आगे समझ पाऊँ कि हाँ आगे आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं कहाँ आपके साथ खड़ा हो सकता हूँ, जो बातें हमें क्या करनी है आपको बतानी है।
तो आप क्या करिए, अपना सजेशन हमें भेज सकते हैं। और दूसरा बात कि अगर कहीं डाउट आता है तो आप डाउट लिख दीजिएगा, यहाँ डाउट आ रहा है क्वेश्चन नंबर में, या ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना। कोई भगवान तो है नहीं, नॉर्मल सी बात है, कहीं मिस्टेक कभी काल हो सकती है, तो आप उससे चिंता ना किया करिए, आपका सारा चीज़ सही चलेगा। जैसा भी हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि सब चीज़ें क्या हो, सही हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।